हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रॉनिकल्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग थोड़ा सा समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि इम्प्लीमेंटेशन में हम इन्वॉल्व करते हैं सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें एक मैनेजर जो होता है वो कोर्स जो लर्नर को प्रोवाइड करने वाला है उसको रखता है जो ऑलरेडी प्री प्लान जो उनका डिज़ाइन होता है। जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस या कोई भी ट्रेनिंग प्रोसेस करने से पहले हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम घर घर बनाते हैं उससे पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है। सेम ही कॉन्सेप्ट पे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम चलता है कि सबसे पहले हम एक डिज़ाइन करते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कौन-कौन इन्वॉल्व रहेगा, इसको हम किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो वो जो मैनेजर्स होते हैं उसको अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं। अब इसमें क्या-क्या हम काम करते हैं, पहले शेड्यूलिंग ऑफ कोर्सेज़, फैकल्टीज़, इक्विपमेंट, सर्विस प्रोवाइडर, प्लस इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी ये प्रोसेस होगा वो स्मूथली होना चाहिए। स्मूथ फ्लो एक्टिविटीज़ एज़ पर प्लान, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली सारी एक्टिविटीज़ सही टाइम पे, सही समय पे विद कॉस्ट इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। अब इम्प्लीमेंटेशन में जो मेजरली जो हम करते हैं वो 3 तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहला तरीका जो है वो है आउटसोर्सिंग, सेकंड वन इज़ मेकिंग इट एंड थर्ड वन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। इसे ब्लेंडेड या हाइब्रिड अप्रोच भी कहते हैं। अब 2 फैक्टर्स जो 2 तरीके हम इसमें लेते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका मेकिंग एंड बाइंग डिसीजन, नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्ट द आउटसोर्सिंग एजेंसी। अब मेकिंग एंड बाइंग डिसीजंस कई बार क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में सब आपके सिलेबस में ऐसा लिखा रहता है मेकिंग एंड बाइंग डिसीजंस ऑफ ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेकिंग एंड बाइंग वर्ड देखते हैं और उन लोगों को लगता है कि हम प्रोडक्ट को इन हाउस बना सकते हैं या हम बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ में इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारा बेस एरिया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं। बेस वही रहेगा कि घर में या बाहर। तो आपको उसको ट्रेनिंग सेंस में समझना है। तो इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएँगे कि मेकिंग एंड बाइंग डिसीजन एक्चुअल में कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग एंड बाइंग डिसीजन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम फैक्टर काउंट करते हैं वो है नंबर ऑफ पर्सन्स। अगर ज़्यादा है फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम प्रोग्राम को इन हाउस करते हैं क्योंकि आउटसोर्स होगा। मतलब इन हाउस करते हैं ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आउटसोर्स हम लोग नहीं करते। अगर आउटसोर्स होगा का मतलब यहाँ कहने का है कि आउटसोर्स नहीं करना है हमें बेसिकली। इन हाउस करने से हमें बेनिफिट ये होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे तो हमारा पर पर्सन जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। सेकंड आपका आता है नंबर ऑफ फ्यू हैं तो आप आउटसोर्स कर लीजिए। सेकंड है हमारा एक्सपर्टीज़ अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड। कौन-कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं जो रिक्वायर होती हैं अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अगर वो आपकी इन हाउस मतलब आपके पास वैसे स्किल्ड पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन्स है तो आप इन हाउस कर लीजिए। और हो सकता है कि न्यू मशीनरी हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, आजकल तो एआई है, तो हो सकता है आपको उन सॉफ्टवेयर के लिए लोग प्रिपेयर नहीं, उनको नहीं पता तो आपको फिर आउटसोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत छोटी है सबसे पहले, आपके पास प्रॉपर एरिया ही नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने प्रॉपर एरिया चाहिए होता है, प्रॉपर लोकेशन होता है। अगर नहीं है तो आपको फिर आउटसोर्स करना पड़ेगा। टाइम डेडलाइन है, अगर टाइम सेंसिटिव है, सफिशिएंट टाइम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग द एंटायर ग्रुप, आइडेंटिफाई पीपल विद इन अवेलेबल टाइम, देन आउटसोर्सिंग शुड बी कंसीडर्ड। अब विद इन शॉर्ट टाइम आपको बहुत सारा कोर्स कवर करना है तो उसके लिए आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है आउटसोर्सिंग डिसीजन। अब आउटसोर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरे के पूरा जो है उसको आउटसोर्स करेंगे, आप कुछ पार्ट को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लेना होता है वो फर्स्ट से पहले डिसीजन होता है नॉमिनेटिंग द ट्रेनर, सेकंड वन इज पेइंग द ट्रेनिंग फीस। नॉमिनेटिंग द ट्रेनर का मतलब ये होता है कि आप किन किन के थ्रू आप अपने जो ट्रेनीज या एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं और क्या फीस रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आउटसोर्सिंग में होता है वो होता है कॉस्ट। कॉस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि बाहर से लेना और उतना ही, क्योंकि देखिए बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है ना। पहले तो जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे। जो आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में वो काम तो नहीं कर रहे, प्रोडक्टिव तो नहीं है, राइट। फ्यूचर का अगर हम छोड़ के करंट सिचुएशन देखते हैं तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली लोग पार्शियल मतलब हो सकता है कुछ पार्ट आप ट्रेनिंग जो है, जैसे हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप वो आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जो इक्विपमेंट्स हैं
या हो सकता है जो मटेरियल्स है उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आपके पूरे ट्रेनिंग जो इम्प्लीमेंटेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें क्या क्या पार्ट आपके पास है, अगर हम कहें, और क्या पार्ट आपके पास नहीं है, उसको एनालाइज करना और उस अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। नेक्स्ट है आपका आउटसोर्स जब हम करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स का हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारा आता है, हु आर देयर प्रेजेंट क्लाइंट। हम जिसको हायर कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके क्लाइंट्स कौन से हैं, सेम इंडस्ट्री से हैं या अलग इंडस्ट्री से हैं, आउटपुट क्या आया, उनके जो क्लाइंट्स थे उसका आउटपुट क्या आया, इनकी सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड की वो कैसी थी, प्लस कोर कम्पिटेंसी ऑफ दिस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या एक्चुअल में चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर आप एचआर स्पेशलाइज्ड हो, एचआर पर्सन के पास जाते हैं तो आपका अलाइनमेंट होगा। आप जो अगर आप एचआर के हैं, आपका डाउट एचआर का मार्केटिंग से पूछेंगे तो वो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो ऑटोमोबाइल में ही स्पेशलाइज्ड हो, उनकी कोर कम्पिटेंसी उसी में हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस हैं, जिसमें हम कॉस्ट देखते हैं कि कितना हमें बेयर करना पड़ेगा, टाइमलाइन क्या रहेगा, प्लस हमारी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंगली वो सही है या नहीं है। अब पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सेम पोस्ट ट्रेनिंग, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की अच्छे से, आपके एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसे फॉल्ट हो जाता है जो कि आपके ट्रेनिंग पर्सन जो है वो भी नहीं हैंडल कर पाते। ठीक है, जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो आपको एक्सपर्टीज़ को बुलाना पड़ता है। तो पोस्ट ट्रेनिंग आपका जो है ऑप्शन अवेलेबल रहना चाहिए। अब हमारा जो इन हाउस हम मेकिंग की बात कर रहे थे, उसका क्या प्रोसेस है। उसके प्रोसेस में हमारे पास ब्लॉकिंग द डेट्स है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज है, मैनेजिंग कंटीजेंसीज है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है। अब सबसे पहले है ब्लॉकिंग द डेट्स। अब ब्लॉकिंग द डेट किस कंसेप्ट से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कंसेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें ट्रेनीज रहते हैं, ट्रेनर रहते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्स रहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, इवन द कस्टमर, जिससे लोग जो सीख कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जो एम्प्लॉय सीखेंगे और अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर भी इंडायरेक्टली रिलेट होते हैं। अदर फैक्टर है आपका क्लाइमेट है और सीजनल है। हो सकता है कि आप जो डेट सोच रहे हैं, या आपका जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप हायर कर रहे हैं, मतलब जो भी आप डेट सोच रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग की भी अगर हम बात करें इसमें साथ से साथ, तो जो वो ट्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है वो आपका पीक पीरियड हो, या आप जो डेट इन हाउस की अगर हम बात करें, आप जो डेट सोच रहे हो वो आपका पीक पीरियड हो। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्लाइमेट का मतलब होता है कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास वो वेदर्स है। तो आपको देखना है कि किस वेदर में इजीली सूटेबल होगा एम्प्लॉयज़ के लिए आना, छुट्टियाँ कम होती हैं, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंगली आपको डेट को ब्लॉक करना है। और डेट दोनों दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आउटसोर्स भी करते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है डेट, कि आपके जिसको भी आप हायर करो ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको डेट कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप विद इन कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, आप इन हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, हम डेट्स को ब्लॉक करते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो डेट है ना, वो हॉलीडेज आर गोइंग टू कम। हो सकता है दिवाली हॉलीडेज हो जिसमें 3-4 दिन की छुट्टी हो, आपने आगे पीछे रख दिया डेट, वो भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लस दे आर नॉट इंगेज्ड एल्सवेयर, क्योंकि आप कई बार प्रोजेक्ट असाइन करते हो, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो ट्रेनीज जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, राइट? उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन वुड से दैट ट्रेनिंग शुड नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग द बिजी बिजनेस सीजन। ये मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है आपका पीक पीरियड हो, क्योंकि वो पीक पीरियड इतना इंपॉर्टेंट होता है ना। और वो आपका पूरा जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आप एक बेस प्रॉफिट अर्न करते हो, बट पीक पीरियड में आप एक्स्ट्रा अर्न करते हो, राइट? तो आपका पीक जो सीजन है, जो आपका बिजी बिजनेस सीजन है, उसमें आपको डेट्स को नहीं ब्लॉक करना है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ ही जब हम डेट को ब्लॉक करते हैं, तो आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो, इक्विपमेंट्स के लिए, मटेरियल के लिए, कैटरिंग के लिए, अदर फैसिलिटीज़ के लिए, तो आपको उनको कंसीडर करते हुए भी डेट को ब्लॉक करना है। यहाँ लिखा है ना, कैटरिंग सर्विसेज भी हो सकती है आपकी, ऑडियो विजुअल्स, ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज़ के लिए आप मतलब दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। तो जब भी आप डेट के बारे में सोचो, तो इन सबको कंसिडरेशन में लेके, इनसे बात करके आपको डेट को फाइनलाइज करना है। नेक्स्ट है आपका मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। पहला है फाइनेंशियल, सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत है, क्योंकि
कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अपने आप में कॉस्टली अफेयर है, बहुत सारा आप कह सकते हो उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, ये कंपनी इन्वॉल्व करती है पैसा ताकि फ्यूचर में उसे रिटर्न आए, राइट? तो यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि जो भी अमाउंट फाइनेंशियल कॉस्ट है उसका एस्टिमेट पहले लग जाना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, जैसे हम घर बनाते तो एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, सेम वैसा ही ट्रेनिंग डिज़ाइन हम एक डिज़ाइन करते हैं, ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, फिर वहाँ देखते हैं किस किस फेस में और कितनी कितनी कॉस्ट हमें लगेगी, राइट? तो एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। इसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रेनिंग साइट। अब ट्रेनिंग साइट का मतलब फिजिकल लोकेशन। हो सकता है कि आपके पास जो लोकेशन है वो अवेलेबल हो आपकी कंपनी में ही, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बट हो सकता है कि आप उसको रेंट पे भी लेना पड़े, राइट? नेक्स्ट है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप ग्रुप डिस्कशन है तो भी पॉसिबल हो, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स है तो भी पॉसिबल हो, अगर आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, कोई गेम्स करा रहे हैं, तो उतनी लोकेशन में जगह होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पे कहना ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होना चाहिए जिससे ट्रेनी ट्रेनर दोनों को दिक्कत नहीं हो, राइट? ट्रांसपोर्टेशन कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। टाइमली ट्रेनर ट्रेनी का पहुंचना, टाइमली ट्रेनर ट्रेनी वापस जाना, दोनों इंपॉर्टेंट, ताकि आने जाने में अगर वो थक जाएंगे तो सेम प्रोसेस है कि फिर वो क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी ना, जो उनको 6 आवर्स 7 आवर्स जो भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, कितने आवर्स की प्रोवाइड कर रहे हो, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन हाउस की बात कर रहे हैं, अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो वो हमें पता है, हम देख कर ही उन्हीं पर्सन को हायर करेंगे जो स्पेशलाइज है। अगर आप इन हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले उन लोगों का सिलेक्शन करना, उन लोगों को फाइनलाइज करना, राइट? कि कौन कौन से आपके एम्प्लॉयज़ होंगे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसको ऐसे भी समझते हैं कि एक टीचर है, एक लेक्चरर है, जब वो एक लेक्चर लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं, राइट? ऐसे भी कह सकते हैं सेम टीचर है, वो अंडर ग्रेजुएशन में भी पढ़ा रहे हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं, पर दोनों को पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, राइट? तो पहले वो अपना जो काम है, अपना जो लेक्चर है उसको प्रिपेयर करके जाते हैं। सेम है, आपके पास एक्सपर्ट स्किल पर्सन्स हैं, पर उनको बताना कि ऑडियंस कैसी है, स्टूडेंट कैसे हैं, एम्प्लॉइज़ कैसे हैं, ताकि उनको समझ सके, उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अगर जनरल ट्रेनिंग है तो आप डेली बेसिस पे बाहर से भी कोई पर्सन को आउटसोर्स करके बुला सकते हो, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, बाकी फैसिलिटीज़ आपकी इन हाउस हैं। बट अगर स्पेशलाइज्ड है, कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट को लेके ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो वो आपका फिर इन हाउस ही एक्सपर्ट पर्सन ही होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना जेनरिक, तो जेनरिक है तो आप बाहर से डेली बेसिस पे भी ले सकते हो, बट अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जाते हो या अपना काम सारा कर लेते हो, आप मैनेजिंग कंटीजेंसीज करते हो। नेक्स्ट है ना हमारा मैनेजिंग कंटीजेंसी। मैनेजिंग कंटीजेंसी का मतलब क्या है कि जब आप काम करने लगते हो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी पक्का। ऑडियो विजुअल एड आपका नहीं काम कर रहा, आपका प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, आपके मतलब ट्रांसपोर्टेशन इशू हो सकता है, या आपका कोई और इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, तो आपके पास वेंडर्स होने चाहिए बैकअप में, जो शॉर्ट नोटिस पे आपको अवेलेबल करा दे, रिपेयरिंग के लिए हो या न्यू इक्विपमेंट देना हो। यहाँ लिखा है ना, वेंडर्स हु कैन बी समन्ड एट शॉर्ट नोटिस। और सेम जो ट्रेनिंग मैनेजर है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो भी आपने इक्विपमेंट्स है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या आपके कैटरिंग से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उनको एटलीस्ट 15 दिन पहले रिमाइंडर चला जाना चाहिए कि इस दिन ये चीज़ें होने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल, और उसी में सेम इक्विपमेंट का इशू या मटेरियल का इशू आता है, तो तब भी आपके पास वेंडर्स का ऑप्शन होना चाहिए। और प्लस कंटीजेंसीज को मीट करने के लिए जो आपके पास एक कंटीजेंसी प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए, चाहे किसी तरीके भी कंटीजेंसी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेनर से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेनी से रिलेटेड हो सकता है ना जिस ट्रेनर को आपने फाइनलाइज किया है वो सेम डे नहीं हो, तो आपको मोर देन 2-3 ट्रेनर्स भी अवेलेबल होने चाहिए कि चलो ठीक है, ए नहीं आया तो बी आ सकता है। तो सेम जैसे होता है ना कि स्कूल कॉलेजेस में अगर आज लेक्चर नहीं है तो इस उसके टाइम पे कोई और जो टीचर है वो पढ़ा देता है। तो आपको मतलब जो एम्प्लॉइज़ है उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा इन्वॉल्व किया है, वो फ्री होकर उनको फ्री किया है आपने ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, तो कंटीजेंसी इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव
द प्रोग्राम। सबसे पहले है कि आपने जो मैनेजर है जो इन चीज़ों को डील कर रहा है उसको ट्रेनर एंड ट्रेनी दोनों को पहले से बताना है ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे हमने बोला 15 दिन पहले से नोटिस चला जाना चाहिए, तो सेम उनके पास भी मेल जाना चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग इस तारीख को इतने बजे से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि वेन्यू के बारे में आपको अगेन बता देना है क्या-क्या मतलब क्या सबसे पहले एक ना जैसे हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपने देखा होगा उसका एक हमारे पास पैम्पलेट आ जाता है, किस टाइम पे क्या चीज़ और कब हो रही है और किस हॉल में हो रही है, ये सब डिटेल होती है ना, सेम एक पैम्पलेट सा बना लेना चाहिए। और प्लस मैनेजर को फर्स्ट डे पहले पहुँचना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि ताकि सब सेटिंग्स के बारे में वो देख सके कि सब सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है। देन मैनेजर को ट्रेनर को भी इन्फॉर्म टाइम के बारे में बता देना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम से ज़्यादा भी कई बार बोल देते हैं, तो उनको टाइम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 आवर का आपका लेक्चर है या 1 आवर का आपकी वर्कशॉप है तो 1 आवर की ही होनी चाहिए। ठीक है? जितना अलॉटेड टाइम हमने आपको दिया है उसी अलॉटेड टाइम में आपने अपने मटेरियल को, अपने लेक्चर को ख़त्म कर देना, अपनी वर्कशॉप को ख़त्म कर देना है। उसके बाद भी अगर वो कुछ डाउट्स रह गए हैं या क्लैरिटी नहीं हुई है तो आपके पास ऐसा हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल होना चाहिए जो कि आप ट्रेनीज़ को प्रोवाइड कर सको ताकि जो भी डाउट है वो पढ़ के भी क्लियर कर सकें या देख कर क्लियर कर सकें। नेक्स्ट है आपका जो बिल है या उसका सेटलमेंट है या आपने ट्रेनर को कुछ एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करनी है या ये कह सकते हैं हाउस के अंदर ही आपने किसी को हायर किया तो जो भी उनका होगा वो सब आपको मतलब जो प्रोग्राम को कंक्लूड होगा उसके टाइम पे आपको कर देना चाहिए उसको कम मतलब उनका सेटलमेंट भी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो है हैव टू बी परफॉर्म बाय ट्रेनीज लाइक कंप्लीटिंग रीडिंग असाइनमेंट्स। हो सकता है ना आफ्टर ट्रेनिंग आपका कुछ एक्सरसाइज हो या आपने कुछ ऐसी गेम अरेंज करी है जिससे पता चले कि ट्रेनीज जो है कुछ लर्न कर पाए या नहीं लर्न कर पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ट्रेनी से सुपरवाइज़र्स हैं या मैनेजर्स हैं उसको बता देना कि क्या है, क्या लर्न हुआ है, पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कैसे इफ़ेक्ट होगा। प्लस रिपोर्ट भी एक तरीके से सबमिट की जाती है इम्प्रूवमेंट की कि कितना लर्न किया ट्रेनी से या कितना लर्न नहीं किया। दोनों अपना फीडबैक देते हैं, ट्रेनर फीडबैक देते हैं कि ऑडियंस कैसी है, ट्रेनी फीडबैक देते हैं कि हमारा ट्रेनर कैसा था उसके बारे में, फिर ताकि फ्यूचर में जो आप करने वाले हैं ना, उसके बारे और अच्छे से आप कर पाओ और अच्छे से उस पे वर्क किया जा सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं मेकिंग एंड बाइंग डिसीजंस को लेके, आउटसोर्सिंग को लेके। तो इसको आप देखिए ताकि आपको हेल्प मिल सके कि एग्जैक्टली एग्जाम में आपने लिखना क्या है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे जो है ना प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख देते हैं, पूछा ट्रेनिंग से रिलेटेड है, फिर बोलेंगे हमने तो 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। राइट, तो इसके लिए भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।